चलो आज हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेट के क्वेश्चन की 2019 के दिसंबर में जो क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूं, पहले आप खुद ट्राई कीजिए सोल्व करने की। ये रहा पहला क्वेश्चन दिसंबर 2019 में। वीडियो पॉज करके आपको खुद ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए। चलो पूरा क्वेश्चन आपकी नोटबुक में लिख लीजिए, बाद में हम सोल्व कर सकते हैं। आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का भैया? 4 मार्क्स का है। चलो सोल्व कीजिए। आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके सोल्व किया होगा। आइए अब हम सोल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच डिस्प्ले द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। आपको IR दिया हुआ है, NMR भी है और CMR भी है। तीनों को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर फाइंड करना है। अब हम सोल्व करते हैं। देखो IR में 2 आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कौन सी है भैया? IR में 2 है ना, 1690 और 1100। 1690 और 1100 2 आपको दी हुई है। इसका पता हमें 1100 1690 पहले तो चलो इसको मैं जूम इन कर देता हूं। आप जानते हैं ना, अरे आप जानते हैं हमने लिखी थी 1690 यानी कि 1600 से 1700 से 1680 कितनी आएगी भाई? किसकी? कीटोन की। किसकी है? कीटोन की। CO स्ट्रेचिंग है ना, CO डबल बॉन्ड O वाला CO स्ट्रेचिंग है, ये कीटोन की है। किसकी है भाई? कीटोन की है। दूसरी हमें दी हुई है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप जानते हैं COC इथर लिंकेज। कौन सी वाली भाई? इथर लिंकेज यानी कि COC। इसकी रेंज क्या है? 1015 से लेके 1100 सेंटीमीटर इनवर्स तक। 1015 से लेके 1115 इनवर्स तक। तो यहां से मुझे इतना पता चला। क्या पता चला? कि देखो भैया, अरे इधर देखो ना, ये जो आपको IR के डेटा दिए हुए हैं ना, ये आपको साफ साफ बताते हैं कि ये किसका पीक है भाई? ये है कीटोन का। आपके कंपाउंड में क्या होगा? कीटोन होगा। कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन होगा। और 1100 वो बताता है COC लिंकेज होनी चाहिए। कौन सी भाई? COC लिंकेज। अब देखो पहला ऑप्शन यहां पे क्या है? कीटोन तो है लेकिन कीटोन एस्टर वाला कीटोन है। किसका है भाई? एस्टर का कीटोन है। और एस्टर के कीटोन की डेल्टा ppm आप जानते हैं। एस्टर की डेल्टा ppm 1740 से 1760 के बीच में आती है। एस्टर की डेल्टा pp, एस्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 1740 से 1760। तो इसका मतलब हमें IR तो कीटोन का मिला, यहाँ पे क्या है? एस्टर है। तो A ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया। A ऑप्शन तो गया। कहां से? IR से हमने A को रिजेक्ट कर दिया, A नहीं आएगा। अब बारी आती है B की। अरे B में भी एस्टर है। B में भी क्या है? B में भी एस्टर है। इसका मतलब B भी नहीं आ सकता हमारा कंपाउंड में। यदि B होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1750 प्लस होगी। कितनी होगी भाई? इसकी 1740 से लेके 1760 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन इतनी तो है नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब A और B नहीं आ सकते। साफ साफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें इतना साफ साफ पता चल गया कि हमारा कंपाउंड में कीटोन है, ना कि एस्टर। एस्टर नहीं है तो A और B तो निकल गए। अब C और D की बारी। अब देखो तो भैया C में देखो ना, C में कीटोन है, D में भी कीटोन है, तो ये दोनों आ सकते हैं। ये दोनों आ सकते हैं। दूसरा, इसका पिक भी कहाँ से मिलेगा आपको? 1690। इसका पिक भी कहाँ पे मिलेगा? 1690 पे मिलेगा। आई बात समझ में? अब देखो दूसरा पिक कौन सा है? 1100 का। 1100 यानी कि COC लिंकेज होनी चाहिए। तो यहां रही हमारी COC। यहां कौन है? कार्बन, मिथाइल। COC लिंकेज, ये रही COC। यहाँ पे भी COC। इसका आता है 1100, इसका भी आता है 1100। चलो तो C और D आ सकते हैं। A और B तो नहीं आएंगे, वो तो बात कंफर्म हो गई। C और D में से हमें एक चूज करना है। C और D में से हमें कोई एक चूज करना है। तो आइए देखते हैं। आइए हम देखते हैं NMR के डेटा। चलो अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। C और D को मैंने यहाँ पे लिख दिया।
चलो ये रहा हमारा C और ये रहा हमारा D। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो देखो इधर देखो, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे NMR डेटा से। कहाँ से भाई, NMR डेटा से। तो पहले तो चलो हमें वो वाला देखना ही नहीं, हमें जो दिया हुआ है ना वो देखना ही नहीं। आपको पता है ना NMR सिग्नल कैसे निकालते हैं, सिर्फ इसके NMR सिग्नल निकालो और इसके NMR सिग्नल निकालो, दोनों के NMR सिग्नल निकालोगे ना आप, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आने वाला है। चलो इतना काम कर दो जो फटाफट, दोनों के NMR सिग्नल निकाल लो। दोनों के NMR सिग्नल यदि निकालोगे ना फिर भी आपको आंसर पता चल जाएगा। बाद में हम डेल्टा PPM वो सारी बात हम बाद में सेट कर लेंगे, अभी सिर्फ इतना काम कीजिए। मैं कहता हूं यहाँ पे क्या है, मिथाइल है ना, यानी कि ये सिग्नल को मैंने A कह दिया, ये वाले सिग्नल को मैंने क्या कह दिया, A। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन है। टोटल सिग्नल कितने आते हैं मुझे बताना। मैंने यहाँ A लिख दिया, इसको HB बोला, तो बीच में से C2O लगेगी ना। अरे हाँ भाई लगती है, बीच में से लगती है हमारी C2O। यहाँ से आप C2O घुमाओगे तो ये हाइड्रोजन घूम के इधर चला जाएगा। यदि आपने पहले तो ये तो आपको मालूम है ना कि बीच में से C2O ये कार्बोनाइल वाले कार्बन में से और ऑक्सीजन वाले कार्बन में से बीच में से C2 घुमाओगे तो ये दोनों कार्बन चेंज हो जाएंगे, ये और ये वाला कार्बन चेंज हो जाएगा, ये वाला कार्बन वहीं का वहीं घूम जाएगा। तो मुझे इतना पता चला कि यदि मैंने यहाँ HB लिखा तो मुझे इसे भी HB कहना होगा। ये कार्बोनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ये वाला कहाँ हाइड्रोजन है भाई, कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बोनाइल की मेटा पोजीशन पे है, तो इसको मैंने HC कह दिया, तो ये भी कार्बोनाइल की मेटा पोजीशन पे C। और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो मैंने इसे D बोल दिया। टोटल NMR सिग्नल मुझे मिले कितने भाई पूरे कंपाउंड के, तो क्या मुझे मिले 4 सिग्नल। NMR सिग्नल कितने मुझे मिले, 4, H1 NMR। अब मैं इसके फाइंड करता हूँ, इसके फाइंड कीजिए कितने मिलेंगे मुझे बताना। यहाँ पे मैं A लिख दूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसे HB कह दिया, यहाँ पे क्या होगा HC, यहाँ पे HD, यहाँ पे HE। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अब बीच में से C2O नहीं लगेगी। यदि आप यहाँ से C2O घुमाओगे तो यहाँ तो कार्बोनाइल है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। ये दोनों चेंज के क्यों हुए भाई, क्योंकि बीच में से C2O लग गई। C2O लगाओगे तो दोनों चेंज होते हैं, यानी कि दोनों सेम हो गए, दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे है, दिखाई दे रहा है ना, HB कहाँ है, कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे, और ये HE कहाँ है, ऑक्सीजन की ऑर्थो पोजीशन पे। यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। अब क्या करना, टोटल चलो E और यहाँ पे आएगा F। टोटल सिग्नल कितने मिले, 4, 5, 6, टोटल 6 सिग्नल मिल गए मुझे। टोटल कितने सिग्नल मिले NMR के, 6 सिग्नल। ये कंपाउंड ये कौन सा है भाई हमारा, ये D है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर C है। ऑप्शन नंबर C में हमें NMR के 4 सिग्नल मिले। तो देखो ना, अब क्वेश्चन देखो, आपको NMR के डेटा भी दिए हुए हैं। एक की वैल्यू है 2.83H सिंगलेट, और आप जानते हैं हमने पढ़ा है भैया, हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है कि क्या है कि कार्बोनाइल की बगल में जो sp3 कार्बन है, कार्बोनाइल की बगल में जो sp3 कार्बन है उस पे रहने वाले प्रोटॉन की डेल्टा ppm 2.5 से लेके 3.0 के बीच में आती है। तो ये 2.8 यानी कि कार्बोनाइल के बगल वाला हाइड्रोजन है, तो इसका कैसा आएगा ना, देखो इधर देखो ना, चलो इधर देखो, यहां पे क्या है, इसको पहले मैं जाने दूं। CH3 यहाँ पे OCH3 होगा ना,
OCH3। अब देखो आपके पास 3H सिंगलेट पूछा है, पहला क्या है 3H सिंगलेट, तो ये 3H सिंगलेट है क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग कोई नहीं करेगा। यहाँ पे भी 3H सिंगलेट है ना, ये भी 3H सिंगलेट है। यदि ऐसा है तो आप जानते हैं, हमने NMR में पढ़ा है कि ये इसका क्या आएगा 2.5 से लेके 3.0 के बीच में, यानी कि ये डेल्टा ppm 2.8, इसकी डेल्टा ppm 2.8 आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा भी 3H सिंगलेट है, 3H सिंगलेट और 3.8 दिया हुआ है। क्या है भैया 3.8, यानी कि यदि ये 3.8 है तो आप जानते हैं यदि 3.5 से प्लस हो जाए, मिथाइल की डेल्टा ppm यदि 3.5 से इंक्रीज हो जाए तो वो डेफिनेटली कहाँ पे होगा, वो डेफिनेटली होगा ऑक्सीजन के बगल में। कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन के बगल में होगा। आपने ये डेटा तो लिख लिए होंगे। चलो अब मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान देना इधर। चलो मैं ये एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहाँ पे, CH3 है और यहाँ पे OCH3 है। अब ये दोनों मिथाइल को डिफ्रेंशिएट मैंने करवा दिया, फिर भी समझ लो यदि कार्बोनाइल के बगल में हो ना, मिथाइल कार्बोनाइल के बगल में, तो उसके तीनों प्रोटॉन की डेल्टा ppm कितनी आती है भैया 2.5 से लेके 3.0 के बीच में आती है। और यदि ऑक्सीजन के पास मिथाइल आ जाए तो उसकी आती है कितनी भाई 3.5 से लेके 4.2 के बीच में आती है। तो जब जब आपकी डेल्टा ppm 3.5 प्लस हो जाए, किसकी, मिथाइल की, 3H सिंगलेट दिया हुआ हो वो भी 3.5 प्लस हो, तो उसकी क्या आएगा, वो मिथाइल कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन के बगल में होगा। ये रहा ऑक्सीजन के बगल में। चलो तो अब आपको पता चल गया कि आंसर कौन सा आने वाला है भैया, आंसर कौन सा आने वाला है। दूसरी बात, 2 सिग्नल मिल गए हैं, 2 और बचे हैं ना। टोटल तो आपको NMR के 4 ही सिग्नल दिए हुए हैं। कितने सिग्नल दिए हुए हैं, 4 सिग्नल दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर C आएगा, क्योंकि C में NMR के 4 सिग्नल मिलते हैं और D में NMR के 6 सिग्नल मिलते हैं। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा आया, आपका फाइनल आंसर आ गया भैया कौन सा, अरे बता दो अब, C। आपका फाइनल आंसर है C। आइए अब हम कंफर्म करते हैं क्या C ही आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म कर लेते हैं। सभी डेटा सेट करते हैं, OCH3 यहाँ पे ऐसा होगा ना। अब मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 लिखवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने A बोल दिया। पहले तो ये कार्बोनाइल है ना, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगी। कार्बोनाइल के CO स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी 1690। मिथाइल, इसकी डेल्टा ppm 2.8 दी हुई है। 3H सिंगलेट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 3H सिंगलेट, ये मिथाइल की। अब मैं बात करता हूँ ये हाइड्रोजन की, और ये हाइड्रोजन दोनों सेम है ना, HB दोनों सेम है। यहाँ पे HC, ये भी HC दोनों सेम है। अब मुझे बताना, आप मुझे बताना इसकी डेल्टा ppm कितनी आएगी। आपको दिया हुआ है, देखो भैया आपको दिया हुआ है 6.9 और 7.8, वो भी 2H डबलेट, यानी कि 2 हाइड्रोजन हो गए। और ये हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग कौन करेगा, चलो 2H डबलेट कॉमन दिया हुआ है, हम सिर्फ F की बात करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये HB का स्प्लिटिंग करेगा कौन, HB का स्प्लिटिंग करता है उसके बगल में रहने वाला प्रोटॉन, उसके ऑर्थो या ऑर्थो मेटा वाला, पैरा वाला स्प्लिटिंग नहीं करता। तो या मेटा पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है HC, मेटा पे क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन HC है, तो ये इसका स्प्लिटिंग करेगा। कितने प्रोटॉन स्प्लिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे कितने प्रोटॉन स्प्लिटिंग कर रहे हैं HB का, तो कि भैया ये HC अकेला ही HB का स्प्लिटिंग कर रहा है। यदि HC अकेला ही स्प्लिटिंग कर रहा है तो ये इसका स्प्लिटिंग डबलेट में कर सकता है, किसमें, डबलेट में। ये बात हो गई किसकी भाई, ऑर्थो कपल की। इसको मैं लिख सकता हूँ 2H, ये दोनों के बारे में कॉमन, ये प्रोटॉन का स्प्लिटिंग ये करेगा, HC का, HC है ये वाला HC इसका करेगा, ये HC इसका करेगा। तो 2H, HC ने HB का स्प्लिटिंग किया किसमें, तो कि भाई डबलेट में किया। और ये HC और HB कहाँ पे है,
ऑर्थो में, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है, तो उसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है 8 हर्ट्ज। उसकी जे वैल्यू क्या आती है 8 हर्ट्ज। आप सबने ये पढ़ा है, हमने एनएमआर में पढ़ लिया है कपलिंग कांस्टेंट। तो 2H डबलेट उसका स्प्लिटिंग क्या आता है 8 हर्ट्ज, क्योंकि ऑर्थो कपल है इसलिए 8 हर्ट्ज। ये दोनों को मिला के 2H लिखा है, क्योंकि दोनों कॉमन है इसलिए 2H लिखा। ये इसका स्प्लिटिंग डबलेट में कर दिया। चलो ये एक सिग्नल हो गया। दूसरा सिग्नल की बात करते हैं, दूसरे सिग्नल की बात करते हैं अब हम। अब देखो इधर मैं किसकी बात करता हूं आपको, अब ये HB के बारे में समझ गए ना आप, HB के बारे में तो समझ गए। यहाँ पे HB, यहाँ पे भी HB, यहाँ पे क्या है HC, यहाँ पे HC। अब चलो वो डेल्टा PPM बाद में देखेंगे। फिर से एक सिग्नल आपको और दिया हुआ है ना, आपने सिग्नल लिखा है कि नहीं 2H, दूसरा है 2H, वो भी डबलेट है 2H डबलेट। यानी कि अब बचा हमारा C, ये हमारा बचा कौन C बचा है ना, तो ये HC, ये भी 2 है, यानी कि 2H लिख सकते हैं इसे। चलो मैंने 2H लिख दिया। अब ये C का स्प्लिटिंग कौन करेगा? अरे भाई कॉमन बात है, पहले HB का स्प्लिटिंग किसने किया था? तो कि HC ने। तो पहले HC इसको मारने गया, तो अब क्या बारी किसकी आई मार खाने की? HC की। अब HB आके HC का स्प्लिटिंग कर देगा, ये इसका स्प्लिटिंग करेगा, ये इसका स्प्लिटिंग करेगा। ये दोनों को मिला के 2H लिख दिया मैंने। HC का स्प्लिटिंग किस में हो रहा है? तो कि भाई उसके बगल में कितने स्प्लिटिंग करने वाले एटम है? तो कि भाई एक ही है, तो डबलेट में स्प्लिटिंग होगा। और वो दोनों की पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन है, तो ये होगा 8 हर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा 8 हर्ट्ज, यानी कि ऑर्थो कपल पे स्प्लिटिंग कर रहा है। अब दूसरी बात, इसकी डेल्टा PPM आएगी भैया, इसकी डेल्टा PPM यहाँ पे हमने लिखी है 3.8 3H सिंगलेट, 3.8 3H सिंगलेट। ये बात हो गई NMR डेटा की। ये बात किसकी हो गई? NMR डेटा की। आपको पता चल गया कि ऑप्शन C सही आने वाला है, लेकिन हम कंफर्म कर रहे हैं। अब CMR डेटा सेट करते हैं। कौन से वाले भाई? CMR डेटा। तो आपने बुक में लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ तो फिर से आगे जाके लिख लीजिए, वीडियो में आगे जाके लिख लीजिए। चलो उसमें आपको दिया हुआ है एक सिग्नल 197। और एक बात बता दूं, मैंने CMR पढ़ाया ना, तब मैंने साफ साफ बताया था कि जब जो आपको हाईएस्ट पिक मिले ना, यदि आपके कंपाउंड में कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल में सभी पिक दिए होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक होगा ना, वही आपके कार्बोनाइल का होगा। तो आप साफ साफ यहाँ पे जानते हैं ना कि इसका पीक, ये कार्बन का पीक कहाँ पे आएगा? तो कि भाई 197 पे आएगा। कार्बोनाइल का पीक कहाँ पे आएगा? 197 पे आएगा। दूसरी बात, sp2 कार्बन की डेल्टा PPM CMR में sp2 कार्बन की डेल्टा PPM ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन sp2 है, और sp2 में भी कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही है ये वाले कार्बन पे भैया। ये वाले कार्बन पे कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट लगने के कारण इसकी डेल्टा PPM इंक्रीज कर जाएगी। तो कितनी होगी भाई इसकी डेल्टा PPM? इसकी डेल्टा PPM होगी 165। इसकी डेल्टा PPM क्या होगी? 165। दूसरी बात, आपको दिया हुआ है 130 और 129। 130, तो यहाँ पे जानते हैं ना, ये दोनों कार्बन यदि दोनों प्रोटॉन सेम हुए, अरे इतना लॉजिक लगाना, ये दोनों प्रोटॉन सेम हुए तो ये दोनों कार्बन सेम ही होंगे, तभी तो दोनों प्रोटॉन सेम हुए। तो इसकी डेल्टा PPM क्या आएगी? 130। इसकी भी आएगी 130। अब बारी आती है मेटा पोजीशन। ध्यान देना, यहाँ पे ऑर्थो पे कार्बोनाइल की विड्रॉइंग इफेक्ट लगती है ना, रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे ये वाले कार्बन पे रेजोनेंस इफेक्ट लग रही है। दूसरी बात, और क्या बचा? यहाँ पे ये कार्बोनाइल की मेटा पोजीशन पे है। कार्बोनाइल की मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रही, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रही। इसका मतलब इसकी डेल्टा PPM क्या हो जाएगी? 114। इसकी भी 114 यहाँ पे, और पेरा पोजीशन पे विड्रॉइंग इफेक्ट इसकी 129 आएगी। इसकी ऑक्सीजन पे है यानी कि 26 आएगी, कार्बोनाइल के पास है यानी कि 56 आएगी। चलो ये आपका आंसर हो गया सभी। और दूसरी बात,
HB और HC के, अरे वो तो लिखने रह गए, तो चलो ये मुझे बताना आप HB और HC के, HB और HC का आंसर। HB का आंसर कितना आता है भैया, मैं लिख देता हूँ 7.8, इसका भी 7.8 डेल्टा बीपीएम, और HC की डेल्टा बीपीएम कितनी आएगी 6.9। क्या ये मैंने सही लिखा या गलत लिखा, सही लिखा या गलत लिखा? इसका आंसर विथ रीजन, अगर सही है तो आपको उसका रीजन लिखना है कि क्यों ये इसकी डेल्टा बीपीएम 7.8 है और क्यों इसकी डेल्टा बीपीएम 6.9 है। इसका रीजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा रीजन लिख के भेजना भैया, पूरा रीजन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लिख के मुझे बता देना पूरा का पूरा रीजन। तो ये रहा आपका आंसर सी। ये कौन सा भाई, आपका क्वेश्चन का आंसर है सी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, फिर से एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इसका आंसर आता है सी। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, किसका है, दिसंबर 2019 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये दूसरा क्वेश्चन दिसंबर 2019 का 4 मार्क्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे थे, सिंपल क्वेश्चन थे, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगला सोल्व किया हो, ये भी 4 मार्क्स का है। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए अभी, चलो चलो फटाफट वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है भैया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला पिक बेस पिक, आपको इंटेंस पिक दिया हुआ है, बेस पिक जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होगा वो होगा आपका बेस पिक। सभी का मोलिकुलर वेट 121 ही आएगा, सभी का मोलिकुलर वेट कितना आएगा 121। अब हम सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, ध्यान देना इधर। 121 आप जानते हैं ना, कार्बोनाइल है और NH2 है, कार्बोनाइल है और NH2 है। अब देखना मैं क्या करता हूं, मालूम है आपको, मैं क्या करता हूं, यहां से NH2 रिमूव करवा देता हूं। यदि NH2 रिमूव करवाओगे तो 121 है इसका मोलिकुलर वेट, इसका भी 121 है, इसका भी 121 होगा। ये 121 में से मैंने क्या NH2 रिमूव करवाया ना, NH2 रिमूव, फ्रेगमेंट ही करना है आपको, सिर्फ फ्रेगमेंट करते जाना है। NH2 रिमूव करवाओगे तो क्या बचेगा, इधर इधर क्या बचेगा, तो कि भाई इधर से 121 में से हमने रिमूव करवा दिए 16, तो 105 आया, क्या आया 105 आया। दूसरी बात, ये एमाइड है ना, कौन है ये भैया, एमाइड है और वो एमीन है, इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं एमाइड, कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ है इसलिए एमाइड है। तो एमाइड का फ्रेगमेंटेशन भी आप जानते हैं, पहले तो NH2 रिमूव कर दीजिए, तो 121 में से -16 कर दो तो ये भी 105 आएगा, ये भी क्या आएगा 105 105, ये दोनों सेट हो रहे हैं। इसमें देखो तो भैया, इसमें NMe2 आपको रिमूव करवाना है तो यहीं से रिमूव होगा NMe2। यदि इसमें से 121 में से आप NMe2 रिमूव करवाओगे ना तो आपको पता इधर से चल जाएगा, इधर से पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि NMe2 रिमूव करवाने के बाद जो पिक मिलता है ना, ऐसा पिक यहाँ नहीं होगा, कैलकुलेशन कर लेना, ऐसा पिक यहाँ नहीं है। यहाँ पे भी, और ये रहा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा था भैया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने एल्डिहाइड का फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था। क्या था कि यदि एल्डिहाइड आए तो पहले तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। यदि हाइड्रोजन को रिमूव करोगे आप, इधर ध्यान देना, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करोगे आप तो ये एक हाइड्रोजन रेडिकल, यहाँ पे CO माइनस, यानी कि एल्डिहाइड का पीक M-1 पे मिलता है। क्या ऐसा पिक है? मान लीजिए इसका मोलिकुलर वेट कितना है 121 है, मान लीजिए इसका मोलिकुलर वेट 121 है ही। इसमें अब मुझे इसका फ्रेगमेंटेशन यदि करवाना हो ना तो इसमें पहले हाइड्रोजन ही फ्रेगमेंट होगा, यहाँ से ही ये फ्रेगमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ से -1 करेंगे ना हम तो 120 पे पीक मिलना चाहिए, लेकिन है नहीं। आई बात समझ में? एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं, H रेडिकल को रिमूव करवा दो, यानी कि एल्डिहाइड का फ्रेगमेंटेशन यदि करवाओगे ना तो M-1 पे पीक मिलेगा ही मिलेगा। यदि ऐसा नहीं मिल रहा है तो ये आपका आंसर नहीं है।
121 पे 120 पे पीक नहीं है ना हमारे पास, इसका मतलब ये डी नहीं आएगा, इसका मतलब डी नहीं आएगा। और ये तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया NMe2 रिमूव करवा के। चलो अब दो बचे, अब बचे दो लोग, दो में भी हम कैसे करेंगे ध्यान देखना इधर। चलो 105 ऐसा तो आता है ना, लेकिन एक बात और, यहाँ पे क्या है CHO है, कौन सा वाला पीक है भैया CHO है। और ये आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि यदि C डबल बॉन्ड OH हो तो, अरे स्वाभाविक अभी मैंने बोला ना इधर कि यहाँ पे एल्डिहाइड का यदि आप फ्रेगमेंटेशन करवाओगे, किसका एल्डिहाइड का फ्रेगमेंटेशन करवाओगे तो इसमें क्या होगा, पहले तो हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव हो जाएगा। यदि यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव होता है ना तो इसमें 121 माइनस 1 करोगे तो 120 आंसर आना चाहिए। कैसा 120 आंसर नहीं आता। इसका मतलब, अरे इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका साफ साफ एक ही आंसर, कौन सा वाला, तो कि भैया ये भी नहीं आएगा, ये भी दोनों भी नहीं आएंगे, यही आएगा। क्या अब इसको कंफर्म करने, ये भी हमने लॉजिक लगा के सॉल्व कर ली, एग्जाम में ऐसे ही करना है। 1 बाय 1 आपको नहीं आते ना, वो ऑप्शन पहले निकाल दो। चलो ये दोनों हमने निकाल दिए, वो भी निकाल दिया क्योंकि एल्डिहाइड का हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव करवाने के बाद अब बाकी बचा है ना, उसमें कन्फर्मेटिव करते हैं, इसका कन्फर्मेशन करते हैं। कैसे करेंगे देखो, अब मैं क्या करता हूं मालूम है, पहले तो मैंने इसमें करवा क्या दिया भैया, अरे क्या करवाया भैया, यहाँ पे रेडिकल बचा ना प्लस NH2 यानी 16 रिमूव करवा दिए। ये कितने आया 105, ये दोनों को मिला दो तो 121 आ जाएगा, ये दोनों को मिला दो तो 121 आ जाएगा। अब आप जानते हैं भैया, अरे हाँ कि ना, हाँ बता दीजिए, हमने पढ़ा था कि CO रिमूव करवा दो, पहले तो कार्बोनाइल के बगल में जो हो वो रिमूव करवा दो, फिर CO रिमूव करवा दो। यहाँ से यदि मैं CO रिमूव करवा दूँ ना, CO रिमूव करवा दूँ ना तो क्या बचेगा यहाँ पे कुछ ऐसा आपको मिलेगा, यहाँ पे केटायन हो जाएगा, प्लीज CO प्लस NH2 तो आपने ऑलरेडी रिमूव करवा दिया है, यहाँ पे C6H5 यानी कि इसका पीक हो जाएगा 77 पे है, अरे है CO रिमूव करवाया ना आपने, इसमें से CO रिमूव करवाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16 28, क्या आएगा 28 रिमूव हो गया। जो रिमूव हो गया ना वो नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से मैंने रिमूव करवा दिया माइनस CO, तो ये 77 पे पीक आ जाएगा। कहाँ पे 77 पे। इन शॉर्ट ओवरऑल कितने फ्रेगमेंट कितने हुए भाई, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले तो ये केटायन वाला, फिर आता है NH2 वाला पीक, यहाँ पे इसका 77 पे आया, इसका कहाँ पे आएगा 44 पे, ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा भैया 44 पे हो जाएगा। ये 44 77 पे, आगे हमने रिमूव करवा दिया NH2, वो कहाँ पे आएगा 105 पे, यानी कि सभी आपको यहाँ मास के सभी डेटा सेट हो रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा आएगा भाई, आपका आंसर आ गया बी। दिसंबर 2019 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। आज आपने यदि मास थोड़ा भी बहुत पढ़ा है ना, आराम से सॉल्व कर लिया। जिन्होंने पढ़ा है उसने तो आराम से सॉल्व कर लिया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए ये हमारी जो आप अभी देख रहे हैं ना यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं, काफ़ी सारे नेट गेट और जीसेट के क्वेश्चन सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं, तो आप देखते रहना। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ।